आधुनिक भारत आखिर इसका स्वरूप बना कैसे? ये कहानी है एक बहुत बड़े संघर्ष की, परंपरा और बदलाव के बीच एक सदी तक चले उस महासंग्राम की, जिसने देश की आत्मा को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, किसी भी देश का जो चरित्र होता है ना, वो सिर्फ कानूनों या सरहदों से नहीं बनता, बल्कि उसका असली चरित्र तो तब निखर कर सामने आता है जब वो सदियों से चले आ रहे अन्याय का सामना करने की हिम्मत दिखाता है। जब वो समाज में फैले उत्पीड़न की जंजीरों को तोड़ने के लिए उठ खड़ा होता है। और हाँ, इस लड़ाई में टकराव सीधा उन परंपराओं से होता है जिनकी जड़ें समाज में बहुत गहरी होती हैं। और ऐसे में आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ एक ही बचता है, और वो है साहसी सुधार। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कगार पर खड़ा एक समाज, फिर कैसे एक नैतिक दिशा बनाने की कोशिश हुई, कौन थे सामाजिक न्याय के प्रणेता, एक नए भारत के निर्माता कौन बने, फिर देखेंगे एकीकरण और उसकी प्रतिधाराएं, और आखिर में परीक्षा के लिए कुछ बहुत जरूरी तथ्य। तो चलिए सीधे चलते हैं 19वीं सदी के भारत में। ये एक ऐसा दौर था जब हमारा समाज कई गंभीर कुरीतियों में जकड़ा हुआ था, लेकिन इसी अंधेरे में कुछ साहसी लोग बदलाव की आवाज भी उठा रहे थे। जरा सोचिए, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, विधवाओं की बुरी हालत, बाल विवाह और जाति व्यवस्था और छुआछूत तो थी ही। इतना ही नहीं, बहुविवाह और कुलीनवाद जैसी प्रथाएं समाज की नींव को कह सकते हैं अंदर से खोखला कर रही थीं। तो सुधारकों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या हम ऐसे ही रहेंगे या फिर हम बदलेंगे? अच्छा, तो बदलाव की जो पहली लहर आई ना, वो आई आध्यात्मिक और नैतिक सुधार से। कुछ आंदोलनों का मानना था कि समाज को बाहर से बदलने से पहले उसे अंदर से बदलना जरूरी है। और इसी सोच का एक बड़ा उदाहरण था गुजरात में स्वामी सहजानंद का स्वामी नारायण संप्रदाय। इनका पूरा जोर आडंबरों को छोड़कर एक बिल्कुल सादा और शुद्ध जीवन जीने पर था। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि ये संप्रदाय सिर्फ पूजा पाठ या अध्यात्म तक ही सीमित नहीं था। नहीं, इसका मुख्य ध्यान सामाजिक एकता पर था। इसने विधवा पुनर्विवाह का पुरजोर समर्थन किया और सती प्रथा जैसी कुरीतियों का खुलकर विरोध भी किया। अब इसी तरह का एक और आंदोलन था आगरा के पास, तुलसीराम जी ने शुरू किया था राधा स्वामी आंदोलन। ये भी एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक धारा थी, लेकिन इसका जो केंद्र बिंदु था वो थोड़ा अलग था। इस आंदोलन की सबसे मूल शिक्षा ये थी कि अगर आध्यात्मिक तरक्की करनी है तो उसके लिए गुरु ही सर्वोच्च हैं। मतलब यहाँ पर एक इंसान और उसके गुरु के बीच का जो रिश्ता है उसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। तो एक तरफ तो ये आध्यात्मिक सुधार चल रहे थे, लेकिन इनके साथ साथ कुछ ऐसे भी समूह उभर कर सामने आए जिन्होंने कहा कि नहीं, अब समाज की बुराइयों पर सीधी कार्रवाई करनी होगी। मिसाल के तौर पर वीरेशलिंगम पंतुलु की राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। इनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, एकदम एक सूत्री कार्यक्रम, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना। और यकीन मानिए, उस जमाने में ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। और फिर आता है साल 1856। ये एक ऐतिहासिक मोड़ था, वो साल जब इन सारे सुधारकों की मेहनत आखिरकार रंग लाई और एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव हुआ। पास हुआ हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इस एक कानून ने विधवाओं को सिर्फ दोबारा शादी करने का हक ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें उनकी संपत्ति और विरासत के अधिकार भी वापस दिलाए। ये महिलाओं के सम्मान और अधिकार की लड़ाई में एक मील का पत्थर था। और इसी कड़ी में पंजाब में भाई परमानंद का जात पात तोड़क मंडल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसने जाति व्यवस्था की जड़ों पर सीधा हमला बोला और समाज में समानता और भाईचारे का संदेश फैलाया। लेकिन सुधार की ये जो लड़ाई थी, ये सिर्फ सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, अब कुछ ऐसे संगठन सामने आ रहे थे जिनका सपना और बड़ा था। उनका सपना था एक नए भारत की नींव रखने का, और रास्ता था सेवा और शिक्षा। गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बिल्कुल इसी सोच का नतीजा थी। इनका मिशन क्या था? मिशन था ऐसे राष्ट्रीय मिशनरी तैयार करना, ऐसे लोग जो पूरी तरह निस्वार्थ भाव से संवैधानिक तरीकों से देश की सेवा में लग जाएं। वहीं दूसरी तरफ नारायण मल्हार जोशी की सोशल सर्विस लीग, इन्होंने अपना ध्यान पूरी तरह से आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर लगाया। जैसे मजदूरों के लिए काम के हालात सुधारना, उनके लिए स्कूल, लाइब्रेरी खोलना और जरूरतमंदों को कानूनी और मेडिकल मदद पहुंचाना, एकदम जमीनी स्तर पर काम। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, बदलाव की हर लहर का विरोध भी होता है।
तो जैसे जैसे सुधार की आवाजें तेज हो रही थीं, वैसे ही वैसे परंपरा की रक्षा के लिए भी एक मजबूत जवाबी आंदोलन खड़ा हो रहा था। ये एक तरह से भारत की आत्मा के लिए एक वैचारिक युद्ध था। सोचिए, एक तरफ थे प्रगतिशील सुधारक जो सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद को खत्म करके एक नया समाज बनाना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे रूढ़िवादी रक्षक जो सनातन धर्म और जो जैसा चल रहा है उसी को बनाए रखने की वकालत कर रहे थे। इस टाइमलाइन को देखिए, इससे साफ पता चलता है कि कैसे सुधार आंदोलनों की प्रतिक्रिया में रूढ़िवादी संगठन धीरे धीरे मजबूत होते गए। 1909 में पंजाब हिंदू सम्मेलन से जो शुरुआत हुई वो 1921 तक आते आते अखिल भारतीय हिंदू महासभा तक पहुंच गई। तो चलिए अब इस पूरे दौर के जो मुख्य किरदार और घटनाएं हैं उन पर एक फटाफट नजर डालते हैं। ये सेक्शन परीक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये टेबल एक तरह से पूरे चैप्टर का सार है। देखिए, स्वामी नारायण संप्रदाय से लेकर जात पात तोड़क मंडल तक और सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से लेकर धर्म सभा तक सब कुछ एक जगह। हर आंदोलन का संस्थापक कौन था, किस साल में शुरू हुआ और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, चाहे वो विधवा पुनर्विवाह हो, जाति व्यवस्था का विरोध हो या फिर परंपरा की रक्षा, सब कुछ बिल्कुल साफ है। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम हैं और हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्रदान करते हैं। तो इस पूरे सफर को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, इन सभी आंदोलनों में से वो कौन सा आंदोलन है जिसका असर आज के आधुनिक भारत पर सबसे ज्यादा और सबसे स्थायी रहा है, और क्यों? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और एजुकेशनल कंटेंट के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई और जानकारी चाहिए या कोई सुझाव हो तो बेझिझक कमेंट करें।